दोस्तों नमस्कार। आज का ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टी हार्व एकर द्वारा लिखी पुस्तक जिसका शीर्षक है सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड, दौलत की खेल में चैंपियन कैसे बने। इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से दौलत के 17 सिद्धांत के बारे में जिक्र किया है, जिन्होंने एक एक करके बताया है कि हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों पर अमल करके कैसे सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि दौलत की फाइल है 70 तरीके जिनसे अमीर लोग गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से अलग तरह से सोचते हैं। आज हम इसमें बात करेंगे। वीडियो नंबर 1 है जिसमें दौलत की फाइल नंबर 1। शुरू करते हैं। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ। गरीब लोग मानते हैं जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती है। अगर आप दौलत उत्पन्न करना चाहते हैं तो यह मानना अनिवार्य है कि आप अपने जीवन, खास तौर पर अपने वित्तीय जीवन के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि अपने जीवन पर आपका बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं, और इसलिए अपनी वित्तीय सफलता पर भी आपका बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं। यह अमीर लोगों का नजरिया नहीं है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आमतौर पर गरीब लोग ही लॉटरी खेलने के लिए बहुत सा पैसा लगाते हैं। वे सचमुच मानते हैं कि उनके पास दौलत आने का तरीका यही है कि कोई बक्से में से उनके नाम का पर्ची उठा ले। वे शनिवार की रात को टीवी से चिपके रहते हैं और लॉटरी का ड्रॉ देखते रहते हैं ताकि अगर उस सप्ताह दौलत उन पर मेहरबान हो तो उन्हें दिख जाए। निश्चित रूप से हर व्यक्ति लॉटरी जीतना चाहता है और अमीर लोग भी कभी कभार मजे के लिए लॉटरी खेलते हैं, लेकिन पहली बात तो वे लॉटरी टिकटों पर अपनी आधी तनख्वाह खर्च नहीं करते, और दूसरी बात, लॉटरी जीतना दौलत बनाने की उनकी मूल रणनीति नहीं होती है। आपको यह यकीन करना होगा कि धन और सफलता के मामले में आप ही अपनी सफलता का निर्माण करते हैं, आप ही अपनी दोयमता का निर्माण करते हैं और आप ही अपने संघर्ष का निर्माण करते हैं। चेतन व अचेतन रूप से जिम्मेदार आप ही हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय गरीब लोग पीड़ित विक्टिम की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं। पीड़ित लोगों का प्रमुख विचार अक्सर बेचारा है, इसलिए इरादे के नियम के कारण पीड़ित लोगों को यही मिलता है। वे बेचारे ही बने रहते हैं। ध्यान दें, मैंने कहा था पीड़ित की भूमिका निभाना। मैंने यह नहीं कहा था कि वे पीड़ित हैं। मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति पीड़ित है। मैं मानता हूं कि लोग पीड़ित की भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि इससे उन्हें कुछ मिलता है। इस बारे में हम कुछ समय बाद ज्यादा विस्तार से बात करेंगे। आपको कैसे पता चल सकता है कि लोग पीड़ित की भूमिका अदा कर रहे हैं? इसके 3 स्पष्ट संकेत होते हैं। इन संकेतों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि मैं पूरी तरह समझता हूं कि इस पुस्तक के किसी भी पाठ्य का इन संकेतों से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन शायद, सिर्फ शायद, आप ऐसे किसी व्यक्ति को करीब से जानते होंगे। चाहे जो हो, मेरी सलाह है कि आप इस खंड को बहुत ध्यान से पढ़ें। पीड़ित का संकेत नंबर 1, दोष मढ़ना। वे अमीर क्यों नहीं है, इस बात पर ज्यादा पीड़ित दोष मढ़ने के खेल में माहिर होते हैं। इस खेल का उद्देश्य यह है कि आप जितने सारे लोगों को और परिस्थितियों को दोषी ठहरा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पीड़ित खुद की तरफ देखते तक नहीं है, कम से कम इनमें पीड़ितों को मजा आता है। बहरहाल यह दोषारोपण उन लोगों के लिए बहुत मजेदार नहीं होता है जो दुर्भाग्य से उनके आसपास रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीड़ितों के करीब रहने वाले लोग आसान निशाने बन जाते हैं। पीड़ित व्यक्ति अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, वे सरकार को दोष देते हैं, वे शेयर बाजार को दोष देते हैं, वे अपने ब्रोकर को दोष देते हैं, वे अपने बिजनेस प्रकार को दोष देते हैं, वे कंपनी को दोष देते हैं, वे कंपनी मालिक को दोष देते हैं, वे अपने कर्मचारी को दोष देते हैं, वे अपने मैनेजर को दोष देते हैं, वे हेड ऑफिस को दोष देते हैं, वे अपने अपलाइन या डाउनलाइन को दोष देते हैं, वे कस्टमर सर्विस को दोष देते हैं, वे शिपिंग डिपार्टमेंट को दोष देते हैं,
वे अपने पार्टनर को दोष देते हैं, वे अपने जीवन साथी को दोष देते हैं, वे ईश्वर को दोष देते हैं और जाहिर है वे हमेशा अपने माता पिता को दोष देते हैं। हमेशा कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति या परिस्थिति होती है जिसे दोषी ठहराया जाता है। समस्या उनके अलावा किसी भी चीज या व्यक्ति में हो सकती है। पीड़ित का संकेत नंबर 2, खुद को सही ठहराना। अगर पीड़ित किसी दूसरे पर दोष नहीं मढ़ रहे हैं तो अक्सर आप पाएंगे कि वे अपनी स्थिति में खुद को सही ठहरा रहे हैं या तर्क दे रहे हैं और इस तरह की बात कह रहे हैं, पैसा सचमुच महत्वपूर्ण नहीं है। अब मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं, अगर आप कहते हैं कि आपकी पति या पत्नी, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, पार्टनर या दोस्त महत्वपूर्ण नहीं है, तो क्या उनमें से कोई आपके आसपास ज्यादा समय तक रहेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए पैसा भी उनके पास नहीं रहता है। मेरे सेमिनारों में कुछ प्रतिभागी हमेशा मुझसे कहते हैं, आप जानते हैं हार्व, पैसा सचमुच इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं सीधे उनकी आंखों में देखकर कहता हूं, आप कड़के हैं, ठीक है ना? वे आमतौर पर अपने पैरों की तरफ देखने लगते हैं और खींचे निरोप कर इस तरह की जवाब देते हैं, देखिए इस वक्त मेरे सामने कुछ आर्थिक कठिनाइयां हैं, लेकिन मैं बीच में ही उनकी बात काट देता हूं। नहीं, यह इस वक्त की बात नहीं है, यह हमेशा की बात है। आप हमेशा करके या इसके करीब रहे हैं, हाँ या नहीं? इस बिंदु पर वे आमतौर पर सहमति से सिर हिला देते हैं और वापस अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अब वे सुनने और सीखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें आखिरकार यह एहसास हो गया है कि इस एक धारणा या विश्वास का उनके जीवन पर कितना विनाशक प्रभाव पड़ा है। जाहिर है वे कड़के हैं। अगर आप मोटरसाइकिल को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं तो क्या आपके पास मोटरसाइकिल होगा? जाहिर है नहीं होगा। अगर आप पालतू तोते को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं तो क्या आपके पास पालतू तोता होगा? जाहिर है नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप पैसे को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं तो आपके पास पैसा भी नहीं होगा। आप इस ज्ञान से अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्त से बातचीत कर रहे हों और वह आपसे कहे, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपने माथे पर हाथ रखकर ऊपर देखते हैं और जैसे आपको आसमान से संदेश मिल रहा हो। फिर आप कहते हैं, तुम करके हो। पर आपका दोस्त सदमे में बेशक पूछेगा, तुम्हें कैसे पता चला? फिर आप अपनी हथेली फैलाकर जवाब देते हैं, तुम और क्या जानना चाहते हो? परामर्श शुल्क $50 है। मैं इसे साफ साफ अंदाज में बता रहा हूँ, जो भी कहता है पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, उनके पास पैसा होता ही नहीं है। अमीर लोग पैसे के महत्व और समाज के इसके स्थान को अच्छी तरह से समझते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग अपनी वित्तीय अकुशलता को तार्किक साबित करने के लिए तरह तरह की तार्किक तुलना करते हैं, वे बहस करते हैं, देखिए पैसा प्रेम जितना महत्वपूर्ण नहीं है। अब यह तुलना मूर्खतापूर्ण है या नहीं? ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आपका हाथ या पैर? शायद दोनों ही महत्वपूर्ण है। सुनिए दोस्तों, पैसा उन क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण है जिनमें यह काम करता है और उन क्षेत्रों में बेहद महत्वहीन है जिनमें यह काम नहीं करता है। और हालांकि हो सकता है प्रेम से दुनिया चलती हो, लेकिन निश्चित रूप से प्रेम किसी अस्पताल, चर्च या मकान की इमारत का भुगतान नहीं कर सकता। यह किसी को पेट भर भोजन भी नहीं खिला सकता। दौलत का सिद्धांत, पैसा उन क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण है जिनमें यह काम करता है और उन क्षेत्रों में बेहद महत्वहीन है जिनमें यह काम नहीं करता है। अब भी यकीन नहीं है? प्रेम से अपने बिलों का भुगतान करने की कोशिश करके देखें। अब भी यकीन नहीं है तो बैंक जाकर कुछ प्रेम जमा करने की कोशिश करें और फिर देखें क्या होता है। मैं आपको इस मुसीबत से बचा लेता हूँ ना। टेलर आपकी ओर ऐसे देखेगी जैसे आप पागल खाने से भागकर आए हो और सिर्फ एक ही शब्द चिल्लाएगी, सिक्योरिटी। और कोई भी अमीर व्यक्ति यह नहीं मानता कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। और अगर मैं आपको यकीन दिलाने में असफल रहा हूं और आप अब भी यही मानते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, तो मेरे पास आपके लिए 3 शब्द हैं, आप कड़के हैं। और तब तक रहेंगे जब तक कि आप अपने वित्तीय ब्लूप्रिंट
से इस नकारात्मक फाइल को मिटा न ले। पीड़ित का संकेत नंबर 3, शिकायत करना। शिकायत करना वह सबसे बुरी चीज है जो आप अपनी सेहत या दौलत के लिए कर सकते हैं। सबसे बुरी क्यों? मैं ब्रह्मांड की हर चीज पर लागू होने वाले उस नियम में बहुत विश्वास करता हूँ जो कहता है आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है। शिकायत करते समय आप किस चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? अपने जीवन की सही चीजों पर या अपने जीवन के किसी गलत चीजों पर? जाहिर है आप अपने जीवन की गलत चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और चूंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है, इसलिए आपको जीवन में गलत चीजें और ज्यादा मिलती रहेगी। व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में कई शिक्षक आकर्षण के नियम पर की बात करते हैं। इसके अनुसार चीजें अपने समान चीजों को आकर्षित करती है। इसका मतलब यह है कि शिकायत करके आप दरअसल अपने जीवन में गलत चीजों को आकर्षित करते रहेंगे। दौलत के सिद्धांत। जब आप आदतन शिकायत करते रहते हैं तो आप जीते जागते कष्ट आकर्षित करने वाले चुंबक बन जाते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि शिकायत करने वाले का जिंदगी आमतौर पर बहुत मुश्किल होती है? ऐसा लगता है कि जो भी चीज गलत हो सकती है वो उन्हीं के साथ होती है। वे कहते हैं जाहिर है मैं शिकायत करता हूँ, देखिए तो सही मेरी जिंदगी कितनी गड़बड़ है। अब जब आप बेहतर जान गए हैं तो उनसे कह सकते हैं नहीं तुम शिकायत करते हो इसलिए तुम्हारी जिंदगी इतनी गड़बड़ है, अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ हम एक और काम की बात बता दें। आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप शिकायत करने वालों के आसपास न रहें। अगर आपको उनके पास रहना ही पड़े तो यह सुनिश्चित करें कि आपके पास फौलाद का छाता हो, वरना गड़बड़ चीजें उनके बजाय आपके पास आ जाएगी। जहां तक संभव होता है मैं शिकायत करने वालों से बहुत दूर रहता हूं क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा संक्रामक होती है। बहरहाल बहुत से लोग शिकायत करने वाले के पास खड़े होकर चाव से उनकी बात सुनते हैं। क्यों? कारण साफ है, वे किस्सा सुनाने की अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको लगता है कि यह बुरा है, ठहरिए तो सही, जरा सुनिए तो सही मेरे साथ क्या हुआ। यहाँ मैं आपको थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ और मेरा वादा है कि यह आपकी जिंदगी बदल देगा। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि अगले 7 दिनों तक आप किसी बारे में शिकायत न करें। मुंह के शब्दों से ही नहीं, अपने दिमाग में विचारों में भी, अपने दिमाग के विचारों में भी। लेकिन आपको यह काम पूरे 7 दिन तक करना होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है शुरुआत में पहले ही कुछ शिकायतें आपके दिमाग में आने लगे। दुर्भाग्य से शिकायतें आमतौर पर प्रकाश की गति से नहीं चलती, वे शिकायतों की गति से चलती है, इसलिए उन्हें साफ करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। मैंने हजारों लोगों को यह चुनौती दी है और इनके परिणामों से मैं स्वयं हैरान हूँ। उनमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है कि छोटे से अभ्यास ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। जब आप अपने जीवन में गड़बड़ चीजों की शिकायत करना छोड़ देंगे और इस तरह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना छोड़ देंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप खुद यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका जीवन कितना अद्भुत बन गया है। अगर आप शिकायत करने के आदी हैं तो इस वक्त सफलता को आकर्षित करने के बारे में भूल जाएं। ज्यादातर लोगों के मामलों में तो सिर्फ न्यूट्रल तक पहुंचना ही अच्छी शुरुआत होगी। दोष देना, खुद को सही ठहराना और शिकायत करना दवा की गोलियों की तरह है। वे तनाव कम करने वाली गोलियों से ज्यादा कुछ नहीं है। ये असफलता के तनाव को कम करती है। जरा इस बारे में सोचें, अगर कोई व्यक्ति किसी तरह से असफल नहीं हो रहा है तो क्या उसे दूसरों पर दोष मढ़ने और खुद को सही ठहराने या शिकायत करने की जरूरत है? जवाब स्पष्ट है, जरूरत ही नहीं है। आगे से जब आप खुद को दोष मढ़ते, सही ठहराते या शिकायत करते सुने तो तत्काल रुक जाएं। खुद को याद दिलाएं कि आप अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं और हर पल सफलता या असफलता को आकर्षित कर रहे हैं। यह बेहद जरूरी है कि आप अपने विचारों और शब्दों का चयन सावधानी से कर सकते हैं।
अब आप दुनिया के महानतम रहस्यों में से एक को जानने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? इसे सावधानी से पढ़ें। सच तो यह है कि अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज नहीं होती है। क्या आप इसका मतलब समझ गए? मैं इसे दोबारा कहता हूँ। सच तो यह है कि अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसके अलावा सुनेगा कौन? अरे मेरी याद में एक खरोच आ गई। इस पर लगभग हर व्यक्ति कहता है, किसे परवाह है? दौलत का सिद्धांत। सच तो यह है कि अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। बहरहाल पीड़ित होने के निश्चित रूप से अपने लाभ होते हैं। बेचारा बनने से लोगों को क्या मिलता है? जवाब है दूसरों का ध्यान। क्या ध्यान इतना महत्वपूर्ण है? शर्त लगा ले हैं किसी न किसी तरह से लगभग हर व्यक्ति इसी के लिए जीता है, और जिस कारण लोग ध्यान के लिए जीते हैं वह यह है कि उन्होंने एक गंभीर गलती कर दी है। यह वही गलती है जो हम में से लगभग सभी ने की है। हमने ध्यान और प्रेम को गलती से एक समझ लिया है। मेरा यकीन करें, सचमुच खुश और सफल बनना लगभग असंभव है अगर आप लगातार दूसरों का ध्यान पाने की इच्छा करते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान चाहते हैं तो आप दूसरों की दया पर हैं। आमतौर पर अंत में आप लोगों को खुश करने वाले बन जाते हैं और उनसे प्रशंसा की भीख मांगते हैं। ध्यान चाहना एक समस्या भी है, क्योंकि इसे पाने के लिए लोगों में मूर्खतापूर्ण हरकतें करने की प्रवृत्ति होती है। कई कारणों से ध्यान और प्रेम को अलग अलग करना बहुत जरूरी है। पहली बात, आप ज्यादा सफल बन जाएंगे। दूसरी बात, आप ज्यादा सुखी हो जाएंगे। और तीसरी बात, आप अपने जीवन में सच्चा प्रेम पा सकते हैं। अधिकांश मामलों में जब लोग प्रेम और ध्यान को एक मान लेते हैं तो वे सच्चे आध्यात्मिक अर्थ में एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, वे अपने आप की रोशनी में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जैसे तुम मेरे लिए जो करती हो उसके लिए मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इसलिए संबंध दरअसल सामने वाले या दोनों के बारे में नहीं बल्कि व्यक्ति के बारे में होता है। प्रेम और ध्यान को अलग अलग करने पर आप सामने वाले व्यक्ति से बिना शर्त का प्रेम कर सकते हैं। तब आप पैमाना यह नहीं होगा कि तब आपका पैमाना यह नहीं होगा कि आपके लिए क्या करता है। जैसा मैंने कहा है, अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसलिए पीड़ित बने रहने के लिए ध्यान चाहने वालों को यह सुनिश्चित करना होता है कि वे कभी अमीर न बन जाएं। यह फैसला करने का समय है। आप पीड़ित बन सकते हैं या आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन आप एक साथ दोनों नहीं बन सकते। कान खोलकर सुन लीजिए, हर बार, और मेरा मतलब है हर बार, जब आप दोष देते हैं, खुद को सही ठहराते हैं या शिकायत करते हैं तो आप अपना वित्तीय गला काट रहे होते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर ज्यादा दयालु और नर्म शब्दों का प्रयोग करना अच्छा होता, लेकिन उसे छोड़िए। फिलहाल मेरी दिलचस्पी दयालु या नर्म होने में नहीं है। मेरी दिलचस्पी तो आपको यह दिखाने में है कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। बाद में जब आप अमीर बन जाएंगे तब हम ज्यादा दयालु और नर्म हो सकते हैं, ठीक है ना? अब अपनी शक्ति पहचानने का समय है और यह स्वीकार करने का कि आप अपने जीवन में मौजूद हर चीज का निर्माण कर सकते हैं, और उसका भी जो आप अपने जीवन में नहीं जो आपके जीवन में नहीं है। यह जान ले कि आप अपनी दौलत, अपनी कंगाली और इन दोनों के बीच के हर स्तर का निर्माण कर सकते हैं। घोषणा, दिल पर हाथ रखकर कहें, अपनी वित्तीय सफलता के स्तर का निर्माण मैं खुद करता हूँ। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। मिलीनियर मस्तिष्क की गतिविधियां। 1, जब भी आप देखें कि आप दोष मढ़ रहे हैं, खुद को सही ठहरा रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं, तो हर बार अपनी तर्जनी उंगली अपने गले पर फेरें ताकि आपको तत्काल याद आ जाए कि आप अपना वित्तीय गला काट रहे हैं। एक बार फिर, हालांकि खुद के गले पर उंगली फेरना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह दोष देकर, खुद को सही ठहराकर या शिकायत करके अपना बुरा करने से ज्यादा अजीब नहीं है। और अंततः यह क्रिया इन
विनाशकारी आदतों को खत्म कर देगी। गतिविधियां 2, एक डीब्रीफ करें। हर रात सोने से पहले एक ऐसी चीज लिख लें जो अच्छी तरह हुई हो और एक ऐसी चीज लिख लें जो अच्छी तरह नहीं हुई हो। फिर नीचे दिए गए सवाल का जवाब लिख लें। मैंने किस तरह इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का निर्माण किया है। अगर दूसरे लोग शामिल हैं तो खुद से पूछें, इनमें से प्रत्येक स्थिति का निर्माण करने में मेरी या मेरा भूमिका क्या था या क्या थी। यह अभ्यास आपको अपने जीवन के प्रति जवाबदेह बनाएगा और उन रणनीतियों के बारे में जागरूक भी बनाएगा जो आपके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है। भाई आज ये दौलत का सिद्धांत या कह लें दौलत की फाइल नंबर 1 आज हमारी इस वीडियो में पूरी हो गई है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दौलत की फाइल नंबर 2। तब तक के लिए नमस्कार और यहाँ तक वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।